दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज जो फिजिक्स का ये 15 लेक्चर है, दुनिया का कोई भी टीचर, भारत का कोई भी टीचर, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो या कितना भी वीक हो, वो एक छोटे से टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन को 15 लेक्चर नहीं पढ़ाता। मैंने आपको 15 लेक्चर पढ़ाया, 16, 17 या 18 लेक्चर लगेंगे। इस 18 लेक्चर पढ़ने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, 100% आप समझ जाओ, कुछ डाउट ही नहीं रहेगा, सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलो अब हम चलते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्या है। डायमेंशनल फार्मूला का जो एप्लीकेशन था, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अननोन कांस्टेंट का या फिर किसी इक्वेशन में जो अननोन फिजिकल क्वांटिटीज थी उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना। आज हम सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूला को यूज करके हम अननोन फिजिकल क्वांटिटी में या फिर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो बच्चों, आप जानते हो फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सीलरेशन। तो यहां पर बड़े ध्यान से देखोगे, मास पे पावर 1 है, एक्सीलरेशन पे पावर 1 है। तो डायमेंशनल फार्मूला से हम क्या इसको निकाल सकते हैं, वही चीज हम सीखेंगे। मैंने यहां से बोला फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या डायमेंशनल फार्मूला से इसको हम रिलेशन को निकाल सकते हैं, ये सीखेंगे। जैसे मैंने बोला टाइम पीरियड जानते हो आप, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो क्या डायमेंशनल फार्मूला यूज करके हम इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, यही चीज हम देखेंगे। चलो तो अब हम पहला क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले एक क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद समझेंगे कंसेप्ट को, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो अ लार्ज स्टोन, ठीक ना, अ लार्ज स्टोन floating, a large stone of mass m, a large stone of mass m floating in a river, floating in a river। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा मास है, किसी स्टोन कोई मास है और वो नदी में बह रहा है। तो आगे क्या बोले, if the mass of stone, ठीक ना, डिपेंड्स, इफ द मास ऑफ स्टोन डिपेंड्स किस पर, डिपेंड्स वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो on the acceleration of stone, acceleration of stone, then यहां से क्या लिखना है, then find the relation, then find the relation between किसमें m कॉमा डेंसिटी कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सीलरेशन, इन सभी में रिलेशन क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ा स्टोन है, ठीक है, और वो स्टोन एक बहती हुई नदी में बह रहा है। ये कह रहे हैं कि इसका जो मास है, स्टोन का जो मास है, वो किन बातों पे डिपेंड करता है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, स्टोन का जो मास है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, डेंसिटी पर, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पर। ये 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अब हमें ये बताओ कि ये इसमें क्या रिलेशन होगा तीनों में। चलो जो जो बात मैं बताऊंगा एकदम आप देखते जाना, ठीक है, एकदम स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, बड़ा आसान है। सबसे पहला स्टेप हम इसको 2-3 स्टेप में सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो अगर मैं सॉल्यूशन में चलूंगा तो सबसे पहले बताओ क्या है, मास डिपेंड कर रहा है किस पर, वेलोसिटी पर,
और डेंसिटी पर और एक्सेलरेशन पर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स आपको बता रहे हैं, उस स्टेप को फॉलो करना, फटाफट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्टोन जो है इसका मास जो है m है या कुछ है, ये किसी नदी में फ्लो कर रहा है और इसका जो मास है वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पर। तो फाइंड आउट करो इन सभी में रिलेशन क्या है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप वन में कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रिलेशन एक जनरल रिलेशन बनाना है। तो हम मान लेते हैं कि जो मास है m, ये डिपेंड कर रहा है k टाइम्स, ऐसे रख लो, मान लो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी पे पावर a, डेंसिटी पे पावर b और एक्सेलरेशन पे पावर c, इस तरह से डिपेंड कर रहा है, ऐसा हमने माना। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो m इज इक्वल्स टू k टाइम्स b पे पावर a और डेंसिटी पे पावर b और एक्सेलरेशन पावर c आ जाएगा। आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 1, और इसको इक्वेशन 1 बोल देते। अब स्टेप 2 में क्या करना है, कहने का मतलब आपने एक जनरल इक्वेशन बना लिया। इसका क्या कि हमने माना कि m जो है वेलोसिटी पे पावर a के टर्म में डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे पावर b के टर्म में डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे पावर t के टर्म में डिपेंड कर रहा है। अब इसके आगे चलते हैं। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में दोनों साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उन सब का डायमेंशन रखना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो बताओ मास का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा। मास का अगर डायमेंशनल फार्मूला मैं लिखता हूं तो होगा आपका m पे पावर 1 और l पे पावर 0, t पे पावर 0। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, अब देखो चूंकि ये कांस्टेंट है तो आप इसको हटा दोगे, छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं उसका। तो बताओ वेलोसिटी पे पावर कितना होगा, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है lt पे पावर -1 होगा और इस पर पावर a। डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी होता है बच्चों मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इट मींस ये हो जाएगा m और l पे पावर -3 पे पावर b। अब इसके बाद एक्सीलरेशन lt पे पावर -2 पे पावर c। अब इन सभी को मिला दो, जब इन सभी को मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा, इधर आपका बनेगा m पे पावर 1, l पे पावर 0, t पे पावर 0 और इधर क्या बनेगा। अब यहां से अगर आप देखोगे तो बताओ क्या बनेगा। यहां पे देखो, यहां मास है क्या, नहीं है, यहां पर मास है, यहां पर नहीं है। तो यहां पर मास पे पावर कितना है, b है ना, तो यहां से क्या लिखोगे m पे पावर b। अब यहां से देखो l, यहां पर लेंथ पे पावर कितना है, देखो यहां पे ये वाला a इधर अंदर आएगा तो लेंथ पे पावर a और यहां से लेंथ पे पावर -3b, यहां से लेंथ पे पावर c। तो बेसिकली लेंथ पे पावर कितना आएगा, a -3b प्लस c। इसके बाद t पे पावर कितना होगा, देखो इधर से t पे पावर कितना होगा -a, इधर से कितना होगा 0 है, कुछ है नहीं, इधर से -2c। आपने ये चीज लिख लिया। अब देखो अगर ये क्वांटिटी रिलेशन सही है तो डायमेंशन ऑन द राइट साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन द लेफ्ट साइड होना चाहिए, क्योंकि जो यूनिट राइट साइड होना चाहिए वही यूनिट लेफ्ट साइड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मास का पावर जो b है, ये इधर मास पे पावर 1 है तो b इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और यहाँ पर लेंथ पे पावर a -3b प्लस c है तो a -3b प्लस c मिलके 0 होना चाहिए और -a -2c मिलके 0 होना चाहिए। तो अब इसी को हम देखेंगे। चलो तो मैं यहां से लिखता हूं कंपेयरिंग डायमेंशन बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन, ठीक ना, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन बोथ साइड। तो बताओ आपको क्या मिल गया। सबसे पहले आप डायमेंशन कंपेयर करोगे मास का, तो यहां मास पे पावर b है, यहां मास पे पावर 1 है, तो बताओ क्या लिखोगे, b इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो, b इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब बताओ a -3b प्लस c कितना होगा, 0 के बराबर होगा, तो a -3b प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर, इक्वेशन हो गया। अब तीसरा इक्वेशन है -a -2c, तो यहां से लिखोगे -a -2c बराबर 0,
तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो a प्लस 2c बराबर 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a b और c की वैल्यू चाहिए। तो चलो अब मैं ऊपर का पार्ट रफ करता हूं और थोड़ा स्पेस बनाता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो मैं ये याद रखना, ये मैं बाद में इसमें फिलअप करूंगा, ठीक है। देखो तो अब मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं और सॉल्व करता हूं। बहुत इजीली सॉल्व करूंगा, देखना कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर हमें एबीसी चाहिए, बी तो ऑलरेडी मिल गया है। अगर बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे तो बताओ क्या मिल जाएगा। तो मैं यहां से बोलता हूं बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो जब b की वैल्यू यहाँ पे फिलअप करोगे तो क्या लिखोगे, बोलो a माइनस 1, यहाँ a माइनस 3 इंटू यहाँ ब्रैकेट में कितना होगा 1 और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस c कितना आ गया, a प्लस c इज इक्वल टू 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 मान लो, 4th मान लो। आप देखो a प्लस c 3 है और a प्लस 2c कितना है भाई, 0 है, ठीक है। a प्लस सी 3 है और a प्लस 2c कितना है, 0 है। तो अब हम इन दोनों की मदद से हम a और c की वैल्यू निकालेंगे। तो लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाई कितना 3rd और 4th से। तो देखो आप क्या करो, देखो इसमें से इसको घटा दो। जब इसमें से इसको घटाओगे तो देखो क्या होगा, a से a क्या है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो जब a से a कटेगा तो यहां से c की वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है, b इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू इसमें फिलअप किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, हमने इसको इधर ट्रांसफर किया तो a प्लस c कितना आ गया आपका, a प्लस c बेसिकली आ गया 3। तो जब घटाओगे तो क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे a प्लस 2c माइनस a और यहाँ माइनस c इज इक्वल टू 0 माइनस 3। तो a से a कट गया, यहां से बचा c की वैल्यू कितना आ गया -3। तो c की वैल्यू आ गया -3। अब जब c की वैल्यू -3 आ गया तो अब तुम इसमें -3 को इसमें रख दो। तो बताओ a की वैल्यू कितना आया, a की वैल्यू आएगा 3 माइनस c यानी कि 3 माइनस 3। तो a की वैल्यू आएगा 6, a की वैल्यू 6 आ गया। अब आपको b मिल गया, a मिल गया और c मिल गया। अब इन तीनों को आप इक्वेशन में फिलअप कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, मास इज इक्वल टू k और v पे पावर a और डेंसिटी पावर b और एक्सीलरेशन पे पावर c। तो जैसे इसमें फिलअप करोगे तो बताओ क्या आएगा k। अब वेलोसिटी पे पावर a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू देखो कितना है 6 है, तो वेलोसिटी पे पावर 6 और डेंसिटी पे पावर कितना आएगा, बोलो डेंसिटी पे पावर 1 और एक्सीलरेशन पे पावर -3। तो बेसिकली जो मास निकल के आएगा वो आएगा k और यहाँ पर क्या मिलेगा डेंसिटी और v पे पावर 6 और डिवाइड में एक्सीलरेशन पे पावर -3, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेशन निकालेंगे। तो बड़े अच्छे से मैंने इसको सॉल्व किया और मैंने आपको बताया कि आखिर ये चीजें कैसे होंगी, ठीक है। तो बड़े आसानी से मैंने आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर कराया कि ये चीजें कैसे हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सीलरेशन और मास में रिलेशन मिल जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था और लॉजिकल था। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जैसे हमने एबीसी की वैल्यू निकाला वैसे आप भी निकालो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका दिमाग तेज है, मैथमेटिक्स तेज है, तो आप एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए मैथमेटिक्स लगा करके कोई अलग अप्रोच अजम्पशन कर सकते हो, ठीक है। तो बड़े आसानी से कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक तरीका थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जो हमें सबसे बेस्ट अप्रोच लगता है, वो तरीका मैं दिखाऊंगा। देखो एबीसी की वैल्यू अगर निकालिए तो तुम्हारा काम बिल्कुल 100% हो गया। सबसे जरूरी चीज है वैल्यू ऑफ एबीसी। जैसे आप एबीसी की वैल्यू निकालिए ना तो तुम्हारा काम 100% हो गया। देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से a की वैल्यू निकाल लेता हूं। कहां से, देखो इस इक्वेशन से अगर a की वैल्यू निकालोगे तो बताओ यहां से c की वैल्यू निकालो तो c कितना आएगा -a/2 आएगा। और इस इक्वेशन से c की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, c आपका आएगा, बड़े ध्यान से देखो 3b और -a आएगा। बात तो सही है। अब ये c और ये c क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए भाई। ac और ये c तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर दो। तो यहां से मिलेगा आपको 3b - a इज इक्वल्स टू -a/2।
अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो बताओ कितना मिलेगा, 3b इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू प्लस ए। तो बताओ यहाँ से कितना मिल गया, ए मिल गया a बाई टू, तो a बाई टू इज इक्वल टू 3b और b की वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 तो a इज इक्वल टू 6 आ गया। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये शॉर्ट वे है तरीका। मतलब ये कैसे हमने किया, हमें सबसे बेस्ट अप्रोच ये लगता है किसी एक वेरिएबल का जो है इस तरह से निकाल करके दो इक्वेशन में से दोनों को निकाल करके इक्वेट कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है और बहुत ही इजी आपको लगेगा। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट जो है एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखना बहुत मजेदार है भाई, ये चैप्टर भी अच्छा है, एकदम बेसिक है, अभी फिजिक्स जस्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं और नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टर्मिनल फोर्स ऑन अ बॉल, इफ विस्कस फोर्स लिख लो, इफ स्टोक्स, इफ विस्कस फोर्स ऑन अ बॉल ऑफ radius r depends on the f is equals to k times r पे पावर a, वेलोसिटी पे पावर b और एटा पे पावर c। ठीक है, r पे पावर a, वेलोसिटी पे पावर b और एटा पे पावर c। then find the value of a, b and c where k क्या है भाई, k आपका कांस्टेंट है यानी कि k से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, एंड r क्या है, r आपका रेडियस है, एंड v क्या है, v आपका स्पीड बोल दो या फिर वेलोसिटी बोल दो, और एटा क्या है, एटा है आपका, क्या बोलते हैं एटा को, एटा को हम बोलेंगे विस्कस कांस्टेंट। ठीक है, देखो चलो देखते हैं बड़े आसानी से। अब हम यहां से इसको हमें एबीसी की वैल्यू निकालना है, तो बिल्कुल हम एबीसी की वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे। देखो कैसे, स्टेप नंबर 1 मैं बात करूंगा। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है f इज इक्वल टू कितना होगा, r पे पावर a, v पे पावर b और एटा पे पावर c। अब स्टेप नंबर 2 में सबका डायमेंशनल फार्मूला उसी स्थान पे लिखना है। k हमने छोड़ दिया, k की हमें जरूरत नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस होगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो बताओ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, m l t पे पावर -2, और रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला, रेडियस भाई एक तरह का लेंथ है, बिल्कुल अगर रेडियस एक तरह का लेंथ है तो क्या लिखोगे, l पे पावर a, और वेलोसिटी lt पे पावर -1 पे पावर b, और एटा, अब एटा जो है विस्कस कोएफिशिएंट, इसका जो डायमेंशन होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा और इसे सीखना पड़ेगा, आगे सीखोगे। तो अगर मैं देखूंगा तो हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो होता है माइनस एटा, ठीक ना, और dv बाई dx इंटू एरिया। तो एटा यहां से जो मिलता है वो होता है mlt पे पावर -2, ठीक ना, mlt पे पावर -2 और डिवाइडेड बाई l, ठीक ना, और l तो कट गया, और इंटू lt पे पावर -, ठीक है। तो एक l कट गया, तो ऊपर देखो आपका, हाँ ठीक है सही बात है। तो एटा जो होगा a आएगा m और l पे पावर -1 t पे पावर -1, तो मैंने शायद सही निकाला हुआ है, ठीक ना। तो a लेंथ है, एक लेंथ कट गया, यहाँ कितना बचा, एक लेंथ 2 लेंथ, तो कितना आएगा l स्क्वायर, और टाइम यहाँ पर 1 बच रहा है, ठीक ना। तो हमने गलत, हाँ ठीक है टाइम 1 बच रहा है। तो बेसिकली जो हमने एटा का डायमेंशन निकाला है m, l पे पावर -1 t पे पावर -1, ये आपके एटा का डायमेंशन है। तो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो f का डायमेंशन जो होगा m lt पे पावर -2, और एटा कितना होगा भाई, आपका ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का lt पे पावर -1 डिवाइडेड बाई l और इंटू l स्क्वायर, ठीक है।
तो ये एल एल कट गया, तो इधर एल आएगा, ये नीचे जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एटा का डायमेंशन हमने निकाल लिया। तो अब आपको एटा का डायमेंशन याद करना पड़ेगा। ये अगर आपको कोई फार्मूला याद हो तो जैसे हम फार्मूले से डायमेंशन निकालना सिखाए थे उस तरह से निकाल करके आप सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर एटा का डायमेंशन रखते हैं। एटा का डायमेंशन कितना आया, m और l पे पावर -1 और t पे पावर -1। अब इस पे पावर c। आप सभी को जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड थर्ड, ये आएगा m l t पे पावर -2। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ से l पे पावर a, यहाँ से l पे पावर b और यहाँ से l पे पावर -c। तो पहले m लिखेंगे, m पे पावर यहाँ से सिर्फ c मिल रहा है। m पे पावर कितना मिला, यहाँ से जो m पे पावर है वो c मिला, और l पे पावर यहाँ से देखो a मिला, यहाँ से b मिला, यहाँ से -c। तो a प्लस b माइनस c, क्योंकि पावर जो है बच्चों वो जुड़ जाता है। ये बेसिक मैथ है, मैं यहाँ पर बेसिक मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको पावर जोड़ना, पावर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस प्लस, ये सब आता होगा, ठीक है। चलो मजेदार चीज है, फिजिक्स कितना मजा दुनिया में किसी की चीज नहीं है, बट एक बार आप पढ़ के देखो, ठीक है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप मजे नहीं ले पाओगे। कुछ किसी भी चीज का मजा लेना हो फिजिक्स पढ़ो, क्योंकि एवरीथिंग सभी फिजिक्स के नियमों के तहत काम करते हैं। अब बताओ यहाँ पे t में अगर देखेंगे तो t कितना आएगा, -b -c, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आप दोनों साइड कंपेयर करोगे, ठीक है। तो जब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो मैं यहां से लिखता हूं ऑन कंपेयरिंग, ठीक ना, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। बताओ क्या होगा, यहां से c पे इज इक्वल टू 1 होगा भाई, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर देखो मास पे पावर 1, c पे पावर 1, तो c इज इक्वल टू 1 होगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बता दो क्या होगा भाई, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0 होगा। 0 नहीं भाई, 1 होगा, क्यों, क्योंकि l पे पावर इधर 1 है। और तीसरा बता दो -b माइनस c इज इक्वल टू -2 होगा, ये इक्वेशन था। तो इसको एक बार और आगे ले जाएंगे तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड। अब हमें इन सभी की वैल्यू निकालना है। देखो इन सभी की वैल्यू निकालना, तो c की वैल्यू इसमें रख दो, तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल। तो c की वैल्यू इसमें से निकाल दो, तो देखो कितना आया। तो देखो बाई 1 से, अगर बाई 1 और 2 से मैं देखूंगा तो बाई 1 और 2 से आप बोल सकते हो, ठीक ना, क्या बोल सकते हो, देखो ये c की वैल्यू 1 है, इसको इसमें रख दो, तो बताओ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a प्लस बी की जो वैल्यू है ये 2 मिल गया, ठीक है। अब a प्लस बी की जो वैल्यू है ये कितना मिल गया, ये 2 मिल गया, बात तो सही है। तो अब बताओ यहाँ से a की जो वैल्यू कितना मिला, 2 माइनस बी, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब देखो 1 और थर्ड से c की वैल्यू इसमें सीधा फिलअप कर दो, तो बताओ यहाँ से क्या मिला, बाई 1 एंड थर्ड, तो बताओ क्या मिलेगा। आप c की वैल्यू को थर्ड में फिलअप करोगे क्या मिलेगा, b प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि b की वैल्यू भी 1 आ गया। तो b की वैल्यू आपका 1 आ गया और c की वैल्यू आपका कितना मिला था, 1 आ गया। अब a की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको इसमें फिलअप कर दो, देखो a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि a बराबर b बराबर c इज इक्वल टू 1 आ गया। बड़ा मजेदार बात है। तो सबकी वैल्यू 1 आ गया। तो जब सबकी वैल्यू 1 आ गया तो बताओ फोर्स क्या बनेगा, सोचना। तो फोर्स क्या बनेगा, मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। तो फोर्स क्या बनेगा, देखो तो जो यहां से फोर्स बनेगा वो बनेगा कितना बनेगा, k टाइम्स एटा आर वी, ये बनेगा। अब k क्या है, कांस्टेंट है। वैसे अगर मैं k की बात करूं कांस्टेंट ये 6 पाई आता है, जो एक्सपेरिमेंटली आता है और आपको देखने को मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। तो इस तरह से हमने एबीसी की वैल्यू निकाला। मैं फिर एक बार स्टेप्स को रिवाइज कर रहा हूं। आपको एक जनरल इक्वेशन बनाना है, एबीसी करके मान लेना है। बहुत सारे बुक में यहाँ पर एक्स वाई जेड में दिया है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वो एक्स वाई जेड बोलो या एबीसी बोलो, सब एक ही बात है। तो ये निकालना है। सेकंड स्टेप में आपको दोनों साइड जो भी क्वांटिटीज होगा उनका क्या करना है, डायमेंशन लिखना है।
लास्ट में आप जानते हो अगर ये क्वांटिटी ट्रूथ है, इक्वेशन ट्रूथ है, तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। तो डायमेंशन मतलब पावर, तो इन पावर को कंपेयर करके इक्वेशन बनाओगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप वैल्यू निकालोगे एबीसी का, फिर एबीसी की वैल्यू निकाल के मेन इक्वेशन में फिलअप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, मजेदार है। देखो जब तक आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं इतना क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपका कोई डाउट ही ना रह जाए। ठीक है, देखो मैं यहां से क्वेश्चन देता हूं, इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का मतलब सिंपल पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम का मतलब जो आपके घरों में घड़ियों में लगा होता है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एक्सेलरेशन, लेंथ एंड ग्रेविटी, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। तो ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब समझ गए ना, तो टाइम पीरियड का मतलब एक टाइम पीरियड जितने में वो कंप्लीट साइकिल कवर कर लेता है, अपने पाथ को रिपीट करता है। तो बोल रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पर और ग्रेविटी पर, तो उनमें रिलेशन फाइंड आउट करो। चलो देखो मैं यहां से सॉल्यूशन पे चलता हूं, देखो अगर मैं यहां से सॉल्यूशन पे चलूंगा तो देखो क्या मिलेगा। देखो यहां से आपको लिखना पड़ेगा, आप क्या जानते हो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मान लो आपका टाइम पीरियड t है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है k टाइम्स, आप बताओ क्या है, लेंथ पे पावर a और ग्रेविटी पे पावर b। बात तो सही है। तो ग्रेविटी एक तरह का एक्सेलरेशन है। तो आप बताओ स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आप स्टेप 2 में क्या करोगे, दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे। तो जब डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो चलो लिखते हैं। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपको मिलेगा m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1। अब ये हो गया k और l का डायमेंशन l होगा l पे पावर a, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन l t पे पावर -2 होगा और इस पर पावर। तो अगर मैं यहां से लिखता हूं तो m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1 इज इक्वल्स टू a कितना होगा भाई जल्दी बता, k। अब देखो l पे पावर a और l पे पावर b, तो कितना आएगा, यहां पे देखो m तो है नहीं, यहां से लिख सकते हो m पे पावर 0 और l पे पावर a प्लस b और t पे पावर -2b इक्वल। अब आप दोनों साइड डायमेंशन का कंपेयर करो। अगर आप डायमेंशन का कंपेयर करोगे तो ऑन कंपेयरिंग ऑफ डायमेंशन, तो बताओ क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग ऑफ डायमेंशन तो क्या लिखोगे। देखो a प्लस b मिलकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। यहां से लिखोगे a प्लस b जो है ये 0 होना चाहिए, इक्वेशन 1। आप देखो इसका डायमेंशन -2b और इसका डायमेंशन 1, तो लिखोगे -2b इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बताओ b की वैल्यू कितना आया, -1/2। अब b की वैल्यू 1/2 आप इसमें फिलअप करोगे तो बताओ a -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितना आया 1/2, तो a की वैल्यू मिल गया 1/2। इस तरह से हम a और b दोनों निकाल लिए। अब इस a और b को आपको मेन इक्वेशन में फिलअप करना है। तो जब इसमें फिलअप करोगे तो टाइम कितना आएगा, k और l पे पावर 1/2 और g पे पावर -1/2। तो बताओ t कितना आएगा, k और l पे पावर 1/2। अब इसको नीचे लेके जाओगे तो प्लस बन जाएगा g पे पावर 1/2, तो t कितना आ गया, k और रूट में l डिवाइडेड बाय रूट में g, और इसी को लिखते हैं k और रूट में l/g। इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालने का जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि ये कैसे आता है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी चीज का डायमेंशनल फार्मूला एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो
देखो तो बच्चों अब हम क्लास को एंड करते हैं। 3 क्वेश्चन बता करके मैंने आपको समझाया कि बेसिकली डायमेंशन फार्मूला का स्टडी कैसे करते हैं। अब अगली क्लास में हम देखेंगे, अगर इसका कुछ एप्लीकेशन और होगा तो आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, अदरवाइज इसके जो ड्रॉबैक है वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से वीडियो को देखना और अच्छे से समझना। कोई डाउट होगा तो जरूर व्हाट्सएप, ईमेल, कुछ भी होगा आप मैसेज करना। और ध्यान रखना शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमारी मेहनत फ्यूचर में जरूर रंग लाए। ठीक है, सभी को बाय बाय।